Hello everyone, so welcome back to the next chapter that is equilibrium. Myself पारस ठाकुर एंड चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पे चर्चा है। इक्विलिब्रियम में आपको तो पता है कि यार इक्विलिब्रियम काफ़ी बड़ा चैप्टर है। केमिकल इक्विलिब्रियम एक पार्ट है, आयनिक इक्विलिब्रियम दूसरा पार्ट है, पर हमारी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में इक्विलिब्रियम को एक सिंगल चैप्टर की तरह ट्रीट किया जाता है, तो कोई बात नहीं, ट्रीट करने दो। हम इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में समझेंगे। एक पार्ट में हम केमिकल इक्विलिब्रियम को समझेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आयनिक इक्विलिब्रियम को करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और डीपीपी हम सिंगल करेंगे क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि उसको भी हम दो चैप्टर्स में स्प्लिट करके अपना ओवरऑल जो काम है वो बढ़ा दें, नहीं तो हमारा सिलेबस कंप्लीट कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम अगर केमिकल की बात की जाए, इट्स वेरी वेरी सिंपल, इजी एंड श्योर शॉर्ट मार्क्स हैं अगर केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आपको आ जाता है। आयनिक में थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि कहाँ पर बफर बना, कहाँ पर हाइड्रोलिसिस हुआ, ठीक है, कहाँ पर सिंपल एसिड बेस वाला काम हो रहा है। तो वो आपकी अगर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो आप उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। पर कुछ क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम में ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो वो डरना नहीं आयनिक से। एटलीस्ट फॉर्मूला समझ के जाओ कि अगर सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, कम से कम उसको तो निपटा दें हम, वहां तो फंसना नहीं चाहिए हमें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम, राइट, एंड बाकी आई होप आप सभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे तो ऑलरेडी हो। ऑफिशियल टेलीग्राम मेरा ग्रुप एक ही ग्रुप है टेलीग्राम पे, और वो ये है, ठीक है, कैनवस क्लासेस। आप सर्च कर सकते हैं t.me/canvas classes, और कोई भी नहीं है, कई फेक ग्रुप भी चल रहे हैं। एंड बाकी इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो पारस_ठाकुर पे। बाकी तो ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। सो स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट में आना है, एकदम बिल्कुल बढ़िया कि यार हम अपने करियर के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड जिंदगी में जो भी आप करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आपकी ज़िंदगी में जो भी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है। अगर आपकी ज़िंदगी में सही चीज़ें हो रही हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, गलत हो रही हैं तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में जो गलत हो रहा है, अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपके फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी दूसरे की है, तो फिर तो आपकी सक्सेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे की है। मतलब फिर तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते जब तक कि दूसरा ना अग्री करे उस बात पे। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है और आपको लग रहा है कि नहीं मैं एफर्ट करूंगा, तो बेटा सक्सेस भी आप ही के एफर्ट का नतीजा होगी, फेलियर्स भी आप ही के कर्मों का नतीजा होगा। तो पहली चीज, हमेशा जिंदगी में अपनी डेस्टिनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर, अच्छे बुरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लो, ताकि आप बोल सको कि जो भी है मेरी वजह से है, अच्छा बुरा जैसा भी है, राइट। तो बी लाइक यू हैव टू बी द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, राइट। चलिए, तो एक थोड़ा सा डीप ब्रीथ करते हुए, रिलैक्स, फोकस, डिस्ट्रैक्शंस आउट, फालतू के थॉट्स आउट, नेगेटिविटी आउट एंड पॉजिटिविटी इन। ओके, एंड इनर पीस, हियर वी कम। चलिए, तो इनर पीस से पहले देखते हैं कि यार हमारे जो बॉडी में इक्विलिब्रियम का एप्लीकेशन है वो क्या है। आप सांस ले रहे हो, अभी बात की हमने सांस लेने की, है ना, ब्रीदिंग की बात की। पता है जब हम सांस लेते हैं तो वहां पर भी एक केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा होता है। आपके लंग्स, जो आप एयर ब्रीद इन कर रहे हो, वो एयर आपके लंग्स में गई, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में गया, और जो इम्प्योर ब्लड था उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर आ रही है, जो आप एक्सहेल करके बाहर निकाल रहे हो। तो ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक, है ना, ब्रीद इन आप कर रहे हो, अंदर गए ऑक्सीजन और वो जल्दी से ब्लड में जाके चली गई, और जो भी ब्लड वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया था वो एक्सहेल में आपने बाहर निकाल दिया। होता क्या है यहाँ पे, देखिए। तो हाउ डज इक्विलिब्रियम अफेक्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड स्ट्रीम। देखो, तो ये आपका एक लंग का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा। तो दिस इज ब्रोंक्योल, एंड ये आपकी एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली, यस। बायो पढ़ी नहीं है ना तो उतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं है। एंड दीज आर कैपिलरीज, ठीक है, ये आपके आर्टरी है, ये आपकी वेन। ओके, अब देखिए यहां से आपने ब्रीद इन किया, एयर अंदर आई, ठीक है, तो एयर एंटर्स द लंग्स एंड रीचेज द एल्वियोली वेयर गैसेज आर पिक्ड अप बाय कैपिलरीज। तो एयर जब आपकी यहां पे पहुंच जाएगी, तो ये जो आपकी कैपिलरीज है ना, ये जो आपको दिख रही हैं, ये कैपिलरीज क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन वहां से एब्सॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, दे पिक अप द ऑक्सीजन। तो ये आपका ये जो कैपिलरी है इसका ये जूम्ड इन वर्जन है, ठीक है। तो ये आपकी कैपिलरी है, तो देखिए ऑक्सीजन अंदर जा रही है इसमें, ओके,
एंड यहां पर जो ब्लड था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो लेके आया था, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करके लेके आया, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अंदर ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन अंदर आई, ये क्या करेगी, ये इन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, 4 को बाइंड कर लेता है। तो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो दिस इज हाउ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वर्क्स इन द ब्लड स्ट्रीम। तो ये इक्विलिब्रियम बना हुआ है कि ऑक्सीजन आने दो, कार्बन डाइऑक्साइड जाने दो, और ये इक्विलिब्रियम की वजह से आप जिंदा हो। नहीं तो बॉडी में या तो ऑक्सीजन कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, और दोनों ही परिस्थितियाँ बहुत ही डेंजरस हैं हमारे लिए। ठीक है, बाकी आपको पता ही हो कि पहाड़ियों पे जब आप जाते हैं, सडनली आप सी लेवल से काफ़ी हाइट पे चले जाते हैं, तो सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि सी लेवल पे एयर का जो प्रेशर है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है। ज़्यादा पार्शियल प्रेशर की वजह से एयर ज़्यादा आसानी से हमारे लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाती है। बट आपसे आप हाइट पे जाते हो, एयर का प्रेशर घटता है, तो उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन का भी प्रेशर घटेगा। ऑक्सीजन का प्रेशर घटेगा तो हमारे लंग्स में जो आप जैसे ब्रीदिंग करोगे तो ऑक्सीजन कंटेंट थोड़ा सा कम होगा, तो आपके ब्लड को कम ऑक्सीजन मिलेगा और आपको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी सी फील होगी, हाइपोक्सिया फील होगा। समझे? तो ये है कहानी बालकों। देखिए, व्हेन प्रेशर ऑफ O2 इज 26 mm ऑफ मर्करी, द सेचुरेशन ड्रॉप्स टू 50%। और जब सेचुरेशन आपका 97.5% होता है लंग्स में, जब आपका प्रेशर ऑफ O2 100 mm ऑफ मर्करी होता है। ठीक है, देखिए, तो अब आप बोलोगे सर फिर जो पहाड़ियों पे रहने वाले हैं उनको तो हाइपोक्सिया की काफ़ी दिक्कत होनी चाहिए, उनको तो रहना पहाड़ी पे है। पर उनकी बॉडी इस तरह से अडेप्ट कर चुकी होती है, द बॉडीज ऑफ माउंटेन ड्वेलर्स प्रोड्यूस इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, कि ऑक्सीजन तो कम है तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन लाओ ताकि वो सबको पकड़ ले, सारी की सारी ऑक्सीजन को पकड़ ले, कोई वेस्ट ना हो जाए। तो दे प्रोड्यूस इंक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन टू कोप अप विद लो ऑक्सीजन प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड्स। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। तो इक्विलिब्रियम, व्हाट एग्जैक्टली इज इक्विलिब्रियम, आपको पता ही है। एक ऐसी सिचुएशन, ऐसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी अगर जीरो है, इक्विलिब्रियम है वो, है ना, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है वो। नाउ केमिकल इक्विलिब्रियम की कहानी क्या है, ऐसा समझिए आपके पास कोई रिएक्शन हो रहा है ना बेटा, कोई रिएक्शन हो रहा है, वहां पर अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट है, ABCD मान लीजिए 4 स्पीशीज प्रेजेंट हैं। चारों स्पीशीज की कुछ कंसेंट्रेशन होगी, हो सकता है सॉल्यूशन का कुछ कलर भी हो सकता है सिस्टम में गैसेज हो, उनका कुछ प्रेशर हो, कुछ एक टेम्परेचर हो, है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी उसके साथ एसोसिएटेड। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जितना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उतना ही वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है। मतलब आप 4 कदम आगे चलते हैं, फिर आप 4 कदम पीछे चलते हैं, तो आप नेट कितना चलते हैं, 0। नेट मूवमेंट आपकी कुछ नहीं हो रही है और नेट चेंज कुछ नहीं आ रहा है। तो ना किसी भी स्पीशीज की कंसंट्रेशन में आपको कोई चेंज देखने को मिलेगा, ना कलर में, ना टेम्परेचर में, ना पीएच में, ना कंडक्टिविटी में। मतलब जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एक्सेट्रा, दे स्टॉप चेंजिंग विद टाइम। आप अभी अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और आप ये प्रॉपर्टीज मेजर करके गए, आप 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद आओ, प्रॉपर्टीज उतनी ही रहेंगी, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम आ चुका है। और इक्विलिब्रियम एक क्लोज्ड वेसल में ही अटेन किया जाता है, क्योंकि ओपन वेसल में क्या है ना, कुछ कंपोनेंट खिसक सकते हैं, गैसेस कंपोनेंट भाग सकते हैं बाहर, और जो नॉन गैसेस हैं, ठीक है, वो बाहर से, मतलब बाहर से भी कुछ कंपोनेंट अंदर आ सकते हैं, तो मिलावट हो सकती है जो हम नहीं चाहते। राइट, समझे? तो ये इक्विलिब्रियम है। ओके, तो जब मैंने आपको आके आप 4 कदम आगे चले, फिर 4 कदम पीछे चले, नेट कितना चले, 0। नेट चले 0, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि चले ही नहीं, कि बैठे ही रहे आप, नहीं। तो इक्विलिब्रियम पे भी क्या होता है, ए और बी के बीच में अगर मैं बोलूं इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो नेट चेंज 0 है, फाइन, बट दैट डजंट मीन कि रिएक्शन रुक चुका है। रिएक्शन हो रहा है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, पर उसी स्पीड से बी वापस ए में कन्वर्ट होता चला जा रहा है, इसलिए हमें कोई नेट चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा। तो 2 तरह के इक्विलिब्रियम हमारे पास होते हैं, एक आ गया फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम आपको समझ आना चाहिए, जहां पर सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, मतलब कोई केमिकल चेंज नहीं है। मतलब रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है, तो वो फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम है ना, जैसे H2O सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड, तो बेटा H2O की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, फिर चाहे वो सॉलिड में हो चाहे वो लिक्विड में हो।
H2O की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी ना। तो इन दोनों में केमिकली कोई डिफरेंस नहीं है, फिजिकल डिफरेंस है, स्टेट्स ऑफ मैटर का डिफरेंस है, एक सॉलिड और एक लिक्विड है, फिर लिक्विड और गैस का, सॉलिड और गैस का। तो जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होते हैं डिफरेंट फेजेस के बीच में, दे आर फिजिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बच्चे केमिकल डिफरेंस आ चुका है, केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस आ चुका है। रिएक्टेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और हैं और प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और हैं। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम विच एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स और व्हेन फेजेस अंडरगो ट्रांजिशन, एक फेज से दूसरे फेज में हम जाते हैं, जैसे कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का एग्जांपल मैंने आपको अभी भी दिया, जैसे H2O सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड। ठीक है, ये हो गया आप एक इक्विलिब्रियम आपका। और आपको पता है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम जिस टेम्परेचर पे आता है उसी को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जिस टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा वो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, फिर जब लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो H2O लिक्विड जब इक्विलिब्रियम में होगा H2O वेपर के साथ, जिस टेम्परेचर पे ये होगा उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी एक इक्विलिब्रियम फिनोमेना है। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, सॉलिड भी है डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, सब्लिमेशन है ना। तो जैसे CO2 गैस है, सॉरी सॉलिड है डायरेक्टली इक्विलिब्रियम विद CO2 गैस, लिक्विड के थ्रू पास ही नहीं कर रहा, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जा रहा है। ओके, सब्लिमेशन, राइट। अब देखिए यहां पर ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको क्या बता रहा है, ये जो पिक्चर है ये क्या दिखा रही है, इन अ क्लोज कंटेनर लिक्विड ब्रोमीन एंड इट्स वेपर आर इन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लिक्विड ब्रोमीन, तो बेटा ये आपका ब्रोमीन लिक्विड है एंड दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद ब्रोमीन वेपर्स। ठीक है, तो ऊपर जो ब्राउन जैसे आपको दिख रहा है रेडिश ब्राउन, वो ब्रोमीन के वेपर्स हैं। तो उसके और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, मतलब जितने लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं उतने ही वेपर से वापस लिक्विड में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इक्विलिब्रियम इन डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस इन लिक्विड। जब हम लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं, जैसे कि पानी में नमक घोल दिया, पानी में चीनी घोल दी, या पानी में कोई गैस डिसॉल्व कर दिया, अपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते हैं, तब भी क्या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है? हाँ होता है। जो 12th क्लास में सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ते भी है, हेनरीज लॉ में आपने पढ़ा भी होता है वहाँ पे। ठीक है, तो सॉलिड्स इन लिक्विड, देखिए जब भी आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, मान लीजिए सॉल्ट को आपने पानी में डाला या चीनी को अपने पानी में डिसॉल्व करवाने की कोशिश की ना, तो हमारे पास ले लेते हैं भैया, एक ग्लास है हमारे पास। ठीक है, और ग्लास में क्या है, हमारे पास पानी है। तो ग्लास में पानी था, ठीक है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है मेरे पास। अब क्या करता हूँ, इसमें मैं NaCl डालता हूँ। चलिए मान लीजिए हमने NaCl डालना शुरू कर दिया, NaCl डाला और हम साथ साथ में चम्मच से उसको क्या कर रहे हैं, स्टर कर रहे हैं, घोल रहे हैं, राइट। ओके, तो NaCl डिसॉल्व हो रहा है। मान लीजिए मैं 2 ग्राम डाला, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 8, 12 ग्राम के बाद और डिसॉल्व नहीं हो रहा था, 12 ग्राम पे वो रुक गया। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमेशा 12 ग्राम पे रुक जाएगा, मैं एक रैंडम नंबर लेके आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि 12 ग्राम पे यार मामला रुक गया। 12 ग्राम के बाद क्या हो गया, 12 ग्राम NaCl के बाद जो भी आपने एक्स्ट्रा डाला वो घुला नहीं, वो नीचे जाके बैठ गया, मतलब और डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, मतलब लिमिट आ चुकी है यार इतने अमाउंट ऑफ पानी में। हाँ अब तुम बोलो सर पानी और डाल देते ग्लास में, हाँ तो और डिसॉल्व हो जाएगा। मैं तो उस उतने अमाउंट ऑफ पानी में उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना डिसॉल्व हुआ उसकी बात कर रहा हूं। अगर आप गर्म कर देंगे पानी को तो शायद थोड़ा और NaCl डिसॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने, चलो मैंने एग्जांपल शुगर का लिया हुआ है तो कोई बात नहीं, अब शुगर NaCl हटा लो यार, चीनी डाल दो, कुछ मीठा हो जाए। ठीक है, तो चलिए, तो जो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो आप डिसॉल्व कर पाते हैं उसके ऊपर आप डिसॉल्व नहीं कर पा रहे, तो सारा नीचे सेटल हो जा रहा था, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि यार NaCl की सॉल्युबिलिटी इस केस में 12 ग्राम आ रही है। ठीक है, फॉर दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर at a particular temperature. तो when the maximum amount of solid is dissolved in a given amount of liquid, ठीक है, तो क्या होता है, हम बोलते हैं सॉल्यूशन भैया सैचुरेट हो चुका है, तृप्त हो चुका है बिल्कुल भैया, और NaCl नहीं चाहिए मेरे को, और चीनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए NaCl का एग्जांपल आपको ले लेता हूँ मैं कि NaCl प्लस H2O, ठीक है, या यार चलो छोड़ो NaCl भी छोड़ो, इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड सा वो लेता हूँ मैं, सॉल्यूट है ना, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट रहेगी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू सॉल्यूशन। ये स्टेट आ जाती है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिले, मतलब NaCl और पानी मिले और सॉल्यूशन बना दिया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है
ये दोनों मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं और सॉल्यूशन वापस से इन दोनों में अलग हो जा रहा है, मतलब सॉल्यूशन से वापस से सॉल्यूट निकल जा रहा है, सॉल्वेंट अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो मतलब 12 ग्राम के बाद क्या होगा, अगले जो 2 ग्राम आपने डाले, ऐसा नहीं कि वो सीधा जाके नीचे बैठ गए वही 2 ग्राम, नो, वो 2 ग्राम घुलेंगे, पर जो ऑलरेडी 12 ग्राम घुले हुए थे उनमें से 2 ग्राम बाहर निकल जाएंगे। तो जो नया डाला है लॉट वो डिसॉल्व होगा और जो ऑलरेडी डिसॉल्व था वो बाहर निकल आएगा, ताकि 12 ग्राम से ज्यादा डिसॉल्व नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और जो नीचे आ गया, ऐसा नहीं कि वो नीचे बैठा रहेगा, वो बोलता है भैया मैं घुलता भी रहूंगा और जो घुला हुआ वो नीचे आता रहेगा। तो ये इक्विलिब्रियम चलता रहता है। तो जो बाहर बैठा हुआ है वो घुलता रहेगा, क्यों? क्योंकि पानी आके उसके साथ कोलाइड तो कर रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल, उसको डिसॉल्व तो करेंगे वो, तो इसको डिसॉल्व करेंगे और जो ऑलरेडी डिसॉल्व है उसको बोलेंगे चल बेटा तू रेस्ट कर, अब इसकी बारी खेलने की। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम चलता रहता है। डिसॉल्व बाहर निकलता है और जो बाहर बैठा है अनडिसॉल्व वो डिसॉल्व हो जाता है। तो यू कैन से dissolved solute is in equilibrium with undissolved solute, ये आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो ये, तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें ऐसा होता है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और डायनेमिक होता है इक्विलिब्रियम, मतलब फॉरवर्ड भी जा रहा है बैकवर्ड भी जा रहा है, पर क्योंकि दोनों रिएक्शन की स्पीड बराबर है इसलिए आपको लग रहा है कि नेट कोई चेंज हो ही नहीं रहा। ठीक है, देन गैसेस की भी वही कहानी है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप पानी में डिसॉल्व करते हो प्रेशर लगा के, ठीक है, ऊपर से आपने प्रेशर अप्लाई कर रखा है, ये आपका पानी था और यहाँ पर गैस है, उसका प्रेशर है, तो प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, गैस थोड़ी सी घुल जाएगी। ये क्लोज कंटेनर है, यहाँ तक आपका पानी है और इसके ऊपर ये गैस है। ओके, तो गैस के प्रेशर की वजह से थोड़ी सी गैस तो डिसॉल्व होगी, राइट, थोड़ी सी गैस नीचे जाएगी और जो ऑलरेडी डिसॉल्व है वो बाहर जाने की टेंडेंसी रखती है, वो बाहर जाने की टेंडेंसी रखेगी। तो इन दोनों टेंडेंसीज के बीच में एक बैलेंस आ जाएगा, एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये बोलते हो कि जो CO2 जो गैसेस फॉर्म है बाहर है वो सॉल्यूशन में जा रहा है और जो सॉल्यूशन में है वो वापस बाहर आ रहा है, तो दोनों में आपस में इक्विलिब्रियम है। तो एट ए गिवन प्रेशर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्ड एंड दोज इन द गैसेस, मतलब डिसॉल्व्ड और अनडिसॉल्व्ड के बीच में यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है। तो ये भी होता है। नाउ कम्स केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का केमिकल नेचर डिफरेंट है, भैया केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। ओके, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या डेफिनेशन देते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये बोलते हैं ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। हाँ, ये बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की कहानी। तो वो स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज विद टाइम। अब जितनी कंसंट्रेशन थी या बाकी प्रॉपर्टीज की बात कर लीजिए, सारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो चुकी हैं, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज विद टाइम। तो दैट इज कॉल्ड अ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इट्स अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिकॉज थिंग्स आर गोइंग ऑन, चीजें चल रही हैं, बट नेट कोई चेंज आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सारी आपस में कैंसिल आउट हो जा रही हैं, राइट। ठीक है, तो अब ये जैसे हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी, तो बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहां पर कितना आएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होता है, रेट किस पे डिपेंड करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स कौन है, ए और बी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड कितना आ जाएगा बच्चा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के फॉरवर्ड इंटू ए रेज टू पावर स्मॉल ए बी रेज टू पावर स्मॉल बी। वैसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितना आ जाएगा या रिवर्स रिएक्शन कितना आ जाएगा, के बैकवर्ड इंटू सी रेज, क्योंकि बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है, अगर पीछे आना है आपको तो रिएक्टेंट ये दो हैं सी और डी, तो सी रेज टू पावर सी इंटू डी रेज टू पावर स्मॉल डी। जब दोनों रेट आपस में बराबर हो गए तो ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी के फॉरवर्ड इज इक्वल टू के बैकवर्ड सी रेज टू पावर सी डी रेज टू पावर डी। तो यहाँ से के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड कितना आ जाएगा, सी रेज टू पावर सी इंटू डी रेज टू पावर डी अपॉन ए रेज टू पावर ए इंटू बी रेज टू पावर बी। हम लोग सर क्या बता रहे हो यार, ये बताया बच्चों वाली चीज़ें हैं। इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। के एफ क्या होता है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। के बी क्या होता है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो इन दोनों रेट कांस्टेंट्स की रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं।
तो अगर कभी क्वेश्चन में आपको ये दो भी रेट कांस्टेंट दिए हो ना और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हो तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, उनकी रेशियो ले लेना। और ये ए बी सी डी के हैं छोटे छोटे, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो ये एक्सप्रेशन आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम बोल देते हैं कि ये वैल्यू जो है ना, ये एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन विल हैव अ कांस्टेंट वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर को नहीं छेड़ते ये वैल्यू नहीं चेंज होने वाली। मतलब सी की जो कंसंट्रेशन है, डी की जो कंसंट्रेशन, ए और बी की जो कंसंट्रेशन, दे आर नाउ फिक्स्ड, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, ये इक्विलिब्रियम है। ओके, फिर बाद में हम एक और चीज पढ़ेंगे। मान लो अगर ए बी सी डी की कंसंट्रेशन चेंज हो गई तो, हाँ ऐसा हो सकता है ना, मान लो सी और डी की कंसंट्रेशन, ए और बी सबकी कंसंट्रेशन चेंज हुई, बट चेंज ऐसी हुई कि जितना चेंज न्यूमरेटर में आया उतना ही चेंज डिनोमिनेटर में आया, और नेट चेंज क्या हो गया, जीरो। मान लीजिए ये न्यूमरेटर की जो टर्म थी वो पूरी 2 गुना हो गई, 2 टाइम्स हो गई, और डिनोमिनेटर में जो टर्म थी वो भी 2 टाइम्स होगी, तो 2 2 वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कंसंट्रेशन एक फिक्स वैल्यू पे आ गई है और चेंज हो ही नहीं सकती। आई एम जस्ट सेइंग दिस एक्सप्रेशन विल हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि x अपॉन वाई की मेरे को 2 आनी चाहिए वैल्यू, तो दैट डजंट मीन कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। x आपका 4 और y 2 भी हो सकता है, तब भी ये 2 ही आ रहा है। ये आपका 8/4 भी हो सकता है, ये आपका 16/8 भी हो सकता है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि इस एक्सप्रेशन की अगर एक फिक्स्ड वैल्यू है तो ए बी सी डी की कंसंट्रेशन की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, बट जब आप उन वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हर बार वो यही वैल्यू प्रोड्यूस करेगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। दैट इज व्हाट आई मीन टू से। तो ये इस कॉन्सेप्ट में काफी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या कंसंट्रेशन फिक्स हो जाती है फिर चेंज ही नहीं होती। नो, दैट एक्सप्रेशन बिकम्स फिक्स्ड। ओके, समझिए। देखो अब जैसे यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। इस एग्जांपल में हमारे पास रिएक्शन है N2O4 गैसेस, ये टूट के 2NO2 गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। अब बेटा इक्विलिब्रियम ना कहीं से भी अचीव किया जा सकता है। मतलब अगर मैं कंटेनर में सिर्फ N2O4 से शुरू करूं, सिर्फ N2O4 ही रखा है मैंने, तो वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होगा, फिर NO2 बनेगा, फिर जो NO2 बनेगा वापस से N2O4 में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, दोनों रिएक्शन होंगे। तो अगर आप सिर्फ रिएक्टेंट से शुरू करें तब भी आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे, आप सिर्फ प्रोडक्ट से शुरू करें तब भी आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे, आप दोनों को ही रख दें कंटेनर में तब भी आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। मतलब इक्विलिब्रियम बेसिकली फिर है क्या? इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम गिब्स फ्री एनर्जी, जहां गिब्स फ्री एनर्जी अपने मिनिमम पे आ जाती है। इट्स लाइक, मान लीजिए आपको मैं एक सिंपल सा एक डायग्राम दे रहा हूं। ओके, ये है हमारे पास, यहाँ थोड़ा सा इसको, ये है हमारे पास। अब बच्चे आपके पास एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है। अब बेटा इसको अगर मैं यहां से छोड़ूंगा या इसको अगर मैं यहां से छोड़ूंगा, दोनों केस में ये कहाँ आके रुकेगी? ये यहीं आके रुकेगी लोएस्ट पॉइंट पे। तो ये गिब्स एनर्जी का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ डायग्राम है। यहां पर आपकी गिब्स एनर्जी है और ये आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, और ये तो ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट ऑफ मिनिमम गिब्स फ्री एनर्जी, दैट इज वेयर इक्विलिब्रियम कम्स। क्योंकि जहां पर गिब्स एनर्जी मिनिमम हो जाएगी वहीं पे तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मिनिमम है तो उसका डेल्टा जी का मतलब है, और उसको वो डेल्टा भी नहीं होता, वो डेल्टा भी नहीं होता एक्चुअली, दैट इज स्लोप ऑफ दिस गिब्स एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, वो ले रहे हो आप। तो डेल जी बाय डेल ईटा दैट इज जीरो एट दिस पॉइंट। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप चाहे रिएक्टेंट की तरफ से चलिए, चाहे प्रोडक्ट की तरफ से चलिए, चाहे आप कहीं से भी चलिए, आप यहां से चल पड़िए, बेटा बॉल यहीं आके रुकेगी। दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में ऐसा पॉइंट होता है कि तुम इधर से लुढ़कोगे चाहे उधर से लुढ़क के आओ, बेटा अल्टीमेटली तो सेटल यहीं पर होना है नीचे, राइट? तो देखो, तो इन्होंने अभी यहां पर केस लिए हुए हैं। फर्स्ट केस है कि बोल रहे हैं कि सिर्फ N2O4 ही प्रेजेंट है कंटेनर में। तो N2O4 ही प्रेजेंट है शुरुआत में, तो N2O4 धीरे धीरे टूटेगा। ओके, तो N2O4 की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू से डिक्रीज करेगी, और NO2 जीरो से इंक्रीज करेगी। तो देखिए N2O4 इतना लिया था तो ये डिक्रीज कर रहा है, और NO2 इंक्रीज कर रहा है जीरो से, क्योंकि स्टार्टिंग में था ही नहीं। ओके, तो इंक्रीज करते 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 फ्लैट हो गया, ये डिक्रीज करते 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 फ्लैट हो गया। तो ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो जब ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फ्लैट हो जाए, जिस पॉइंट पे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम आ गया, तो रफली यू कैन से अराउंड दिस पॉइंट,
थे ना, अराउंड इस पॉइंट के आसपास मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार इसके पहले वो चीज़ चेंज हो रही थी, उसके बाद रफली फ्लैट हो गया, तो इस पॉइंट पे मेरे पास इक्विलिब्रियम आ चुका था। अब आपने एक और चीज़ नोटिस करी बेटा, यहाँ से N2O4 की कंसंट्रेशन में जो ड्रॉप आया ये इतना आया, लेट्स से दिस इज X, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी, है ना, तो ये X का ड्रॉप आया, और NO2 में गेन देखिए कितना है, दिस इज एग्जैक्टली 2X। ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया गया है, ऐसे नहीं कुछ भी बना दो, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया गया दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि N2O4 का 1 मोल आपको 2 मोल NO2 देता है, तो जब वो उसका X अमाउंट ड्रॉप करेगा NO2 का 2X अमाउंट फॉर्म होगा, बनेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो डिस्टेंसेस कितने कितने शो करने हैं, कैसे शो करना है ग्राफ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर A गिव्स यू 3B होता तो A में जब X ड्रॉप आता तो B में 3X का गेन आता, तो ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो ये चीज समझ आ गई। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए, थोड़ी देर के बाद जाके वो पैरेलल चले जाते हैं। ओके, तो ये तो था कहानी, आपने N2O4 लिया। अगला केस ले रहे हैं कि अब हम सिर्फ NO2 ही ले रहे हैं, कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ NO2 है। जब सिर्फ NO2 है तो फिर NO2 क्या होगा, NO2 फिर N2O4 में कन्वर्ट होगा, घटेगा। तो NO2 जो था 0.08 वो घट रहा है, और N2O4 0 से बन रहा है। अब देखो ध्यान से, N2O4 0 से यहां तक गया, ये अगर X है तो NO2 में जो ड्रॉप आया वो 2X है, दैट प्रोपोर्शन इज स्टिल मेंटेन्ड। एंड सबसे मजे की बात, फाइनली जब इक्विलिब्रियम आया तो N2O4 की कंसंट्रेशन अभी भी वही है जो पहले थी, NO2 की कंसंट्रेशन अभी भी वही है जो पहले थी। तो आप चाहे N2O4 के साथ शुरू करें या NO2 के साथ शुरू करें, फाइनल कंसंट्रेशन देखिए मैच कर रही है, NO2 की कंसंट्रेशन मैच कर रही है। यस, बिकॉज इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड, प्रोडक्ट से भी चल के आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच सकते हैं, रिएक्टेंट से चल के भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम इज लाइक अ बस स्टॉप, या ऐसा समझ लो तुम्हें अपने घर से ना कहीं जाना है, कहीं तुम जाना, आई डोंट नो कि तुम लोग कहाँ पर बैठे हो इस टाइम। ठीक है, मान लीजिए मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, रास्ते में क्या आता है, रास्ते में बहुत कुछ आता है वैसे तो, ठीक है, चलिए पानीपत आता है रास्ते में, तो मैं चंडीगढ़ से चलूंगा तब भी पानीपत आएगा ही, दिल्ली से चलूंगा तब भी आएगा ही, दोनों में आएगा। इक्विलिब्रियम इज लाइक दैट फिक्स पोजीशन कि तुम इधर से आओ या इधर से आओ, मेरे को मिल ही जाओगे। ओके, नाउ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो आपको मैं यहाँ यही एक्सप्लेन कर रहा था। देखिए मान लीजिए मेरे पास N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स यू 2NH3, है ना, ये आपको मैं सिखा देता हूँ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनाना होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। और ग्राफ है मेरे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन भी ले लेते हैं थोड़ी सी। ओके, तो कंसंट्रेशन ले लेते हैं, ये हम टाइम ले लेते हैं, और N2 की इनिशियल कंसंट्रेशन बोलो कितनी लेनी है, 2 ले लें। H2 की कितनी ले लेते हैं, H2 की चलो कितनी ले लें, 4 ले लें, 4 ले ली। NH3 की 0 ले ली। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, लेवल्स भी यहाँ पर ले आते हैं थोड़े से। देखिए ये आ गया 1 एंड ये भाई साहब आ गए 2, ये आ गए 4। ठीक है, इसको 1 2 3 4 5। बेटा N2 की कंसंट्रेशन मैंने कितनी मानी है, N2 की मैंने 2 मानी है, तो N2 मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। अब देखो N2 में कितना ड्रॉप आएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, N2 में कितना ड्रॉप आएगा, अगर मैं यहाँ इक्वेशन लिखूँ, N2 देखो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से कंबाइन करके प्रोडक्ट में 2 मोल देता है, तो इसका जो भी अमाउंट इनिशियल था 2 था, तो 2 में से X घटेगा, तो 4 में से कितना घटेगा 3X, क्योंकि N2 का 1 मोल H2 के 3 के साथ कंबाइन करता है, तो इसका X घटेगा तो वहाँ 3X घटेगा और यहाँ पे 2X बनेगा। ओके, तो N2 मैंने 2 से स्टार्ट करा और H2 कहाँ था मेरा, H2 था मेरा 4 पे।
ठीक है, तो N2 में काम करते हैं, N2 को घटाते हैं हम x। ओके, मान लीजिए वो जो x है आपका वो इतना है, मतलब ये जो गैप है ये x है। ओके, तो N2 का आपका x घट गया, ये आ गई कंसंट्रेशन ऑफ N2। H2 की कंसंट्रेशन कितनी घटेगी, 4 से 3x घटेगी। तो 4 से चला ना ये 1 2 3, तो ये भाई साहब 4 से गिरते 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 इतने पे आ जाएंगे। अब ये तो चलो कोइंसिडेंस हो गया कि यहाँ दोनों इकट्ठे आ गए, पर ज़रूरी नहीं है। एक काम करो यार, है ना, रुको, इसको 4 नहीं करते, इसको 5 लेते हैं ताकि ये दोनों बिल्कुल मैच ना करें। ठीक है, इसको 5 पे लेते हैं। चलो, तो 5 से 3 पे ड्रॉप होगा, लाइक दिस। तो ये मेरा H2 का कंसंट्रेशन आ गया, और H2 में कितना ड्रॉप आया देखो, ऊपर से नीचे तक ये 3x का आया। और अमोनिया क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, अमोनिया 0 से 2x, यहां पे ये कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया आ गई। ऐसे ग्राफ बनाना होता है। मैं ग्राफ देख के ये बता सकता हूं स्टॉक्योमेट्री क्या है इक्वेशन की, किसमें कितना कितना ड्रॉप आया, कितना गेन आया प्रोडक्ट में, वो पूरा देख के ग्राफ से आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो ग्राफ देख के। तो इसलिए बता रहा हूं कि ग्राफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको 4 की जगह 5 करो, डन, ये समझ आ गया बस। तो कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ दोनों मिले आपस में, ऐसा जरूरी नहीं, यहां पर मिल गए पर जरूरी नहीं है, बस वो पैरेलल चले जाने चाहिए। हाँ, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ लोगे तो क्या होगा, वो मिलने चाहिए आपस में, वो पक्का मिलने चाहिए। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो देखिए ये जो ग्राफ है ये आपका रेट वाला ग्राफ है, रिएक्शन रेट, ये कंसंट्रेशन नहीं है। रेट का ग्राफ हमेशा मिलता है, और मिलने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे पास सिमिट्रिकल होगा। कई बच्चों को लगता है कि ग्राफ ऐसे ऐसे एकदम परफेक्टली सिमिट्री में आएगा, नहीं, वो तो तब ना अगर फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट शुरू से ही बराबर चल रहे थे, फाइनली जाके वो बराबर हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम पे आके रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, पर कब, इक्विलिब्रियम पे आके। बिफोर दैट वो दोनों बराबर थे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है N2O4 से, सॉरी NO2 से वापस N2O4 बनने का। तो देखो ये फास्ट है, शुरुआत में काफ़ी फास्ट है ये, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है N2O4 से NO2 में जाने का, ये तो स्टार्टिंग से स्लो है, पर अल्टीमेटली दोनों बराबर आ गए ना। तो मुद्दा ये दोनों बराबर आने चाहिए, सिमिट्रिकल हो दोनों, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो इसको जरा अपने दिमाग में डाल लें, अच्छे से डाल लें। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखिए, फॉर एनी रिएक्शन Kc इज कांस्टेंट फॉर अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा Kc की वैल्यू चेंज नहीं होती। Kc लिखते हैं जब हम कंसंट्रेशन की टर्म में लिखते हैं, और प्रेशर की टर्म में लिखेंगे तो Kp लिखा जाता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कितना भी रिएक्टेंट ले लो, रिएक्टेंट से स्टार्ट करो रिएक्शन, या प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, या दोनों को मिक्स करके स्टार्ट करो, इक्विलिब्रियम वहीं पे आएगा घूम फिर के। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। हाँ, जो इक्विलिब्रियम पहले मान लीजिए आपका 4 घंटे में आ रहा था, उसको ये हो सकता 15 मिनट में ले आए, फास्ट कर देगा उस काम को। पर मतलब चंडीगढ़ से पानीपत जाना है, अब तुम सरकारी बस में जाओगे तो लेट पहुंचोगे, अब मतलब सुपर कार से जाओगे तो भैया बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। पर बेटा पानीपत तो वही है ना, पानीपत थोड़ा आगे पीछे खिसक जाएगा तुम्हारी गाड़ी के चक्कर में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वही रहता है, तुम कैटलिस्ट के साथ जाओ या उसके बिना जाओ। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम विच, तुम रिएक्टेंट की तरफ से अप्रोच करो या चंडीगढ़ की तरफ से जाओ या दिल्ली की तरफ से जाओ, पानीपत वहीं पे है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन। हाँ, रिप्रेजेंटेशन मतलब इक्वेशन कैसी लिखी गई है, देखिए A + B गिव्स यू C + D। Kc लिख दिया आपने, C⁻1, D⁻1, A⁻1, B⁻1, ओके फाइन। अगर मैं इस इक्वेशन को उल्टा कर दूं, इक्वेशन को उल्टा कर दूंगा तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका एक्सप्रेशन उल्टा आ जाएगा, मतलब 1 प्रीवियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो इक्वेशन को रिवर्स करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। फिर जब किसी इक्वेशन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, मान लीजिए इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2a + 2b गिव्स यू 2c + 2d, तो पावर्स में भी 2 2 2 2 आ जाएगा, मतलब वो Kc का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं n नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेज टू पावर n चला जाता है। कहाँ गया ये वाला, ठीक है, इसको n से मल्टीप्लाई करा मैंने अगर, तो पहले अगर ये नॉर्मल Kc था, तो अब जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो Kc रेज टू पावर n हो जाएगा। मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करूं मैं तो Kc रेज टू पावर 1/2 हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन ही कर लेते हैं यहाँ पे इसको। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ phosphorus pentachloride dissociate as follows in a closed reaction vessel. PCl5 gives you PCl3 plus Cl2. If total pressure at equilibrium for the reaction mixture is P, total pressure P है, and degree of dissociation of PCl5 is X, then partial pressure of PCl3 will be, चलो सिंपल सी चीज, पहले रिएक्शन लिखो। PCl5 gases gives you PCl3 gases plus Cl2 gases, है ना। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल 1 लो, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब हुआ कि 1 मोल में से कितना सब्ट्रैक्ट होता है। तो अगर इसके इनिशियल 1 ले लेते हैं, टोटल प्रेशर है ना, ठीक है, 1 0 0, 1 माइनस एक्स एक्स एक्स, तो टोटल प्रेशर P है आपका। तो पार्शियल प्रेशर PCl3 कितना आ जाएगा? अरे यार, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस कितना होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 कितना है? उसके मोल कितने हैं? x। टोटल मोल कितने हैं? ये सारे मोल मिला दो, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स मतलब 1 प्लस एक्स, तो ये मोल फ्रैक्शन आ गई। इनटू टोटल प्रेशर कितना है? P। तो Px अपॉन 1 प्लस एक्स। बच्चों वाला क्वेश्चन, अब क्या करो, AEEE में पूछा गया है ये, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से नहीं करवा रहा हूँ, ये AEEE ने पूछा हुआ है, तो मतलब यही लेवल है, कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं होता, 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाए, ये है। सेकेंड क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन SO3 गैस गिव्स यू SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। इसका Kc दिया है 4.9 इंटू 10⁻⁻²। ओके, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन 2SO2 प्लस O2। ओके, तो हमने क्या किया, रिएक्शन को पहले उल्टा करा। देखिए, अगर ये SO3 गिव्स यू SO2 प्लस हाफ O2 है और इसका ये K है, अब मैं इसको रिवर्स करता हूं, तो SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू SO3, इसके लिए कितना आ जाएगा? 1/K। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा? रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, तो 1/K² हो जाएगा ये। तो बस K आपको दिया हुआ है, 1/K का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। तो सॉल्व करके आप किसका भी आराम से आंसर निकल जाएगा। एंड इसका अगर आंसर चेक किया जाए तो आई थिंक इसका भी A आ रहा है, ठीक है, कर लेना। देन थर्ड, हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक और पॉइंट, अगर दो अलग अलग रिएक्शंस हैं या दो अलग अलग स्टेप्स में कोई रिएक्शन हो रहा है, उन दोनों को आप ऐड करते हो, 2 इक्विलिब्रियम स्टेप्स को आप ऐड करते हो। मान लीजिए एक इक्विलिब्रियम है आपका A इन इक्विलिब्रियम विद B और दूसरा है C इन इक्विलिब्रियम विद D। इसके लिए K1 है, दूसरे वाले का K2। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो हो जाएगा A प्लस C इन इक्विलिब्रियम विद B प्लस D। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा K1 इंटू K2। जब रिएक्शंस को ऐड किया जाता है तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, फर्स्ट एंड सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब हुआ कि H2A 2 पार्ट में टूट रहा है। पहले ये H पॉजिटिव प्लस HA नेगेटिव में टूटेगा और फिर ये HA नेगेटिव फर्दर H पॉजिटिव प्लस A2 नेगेटिव में टूटेगा। 2 स्टेप। तो पहले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए K1, दूसरे का K2। ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब होता है कि दोनों स्टेप्स को ऐड कर दो। दोनों स्टेप्स को आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा H2A गिव्स यू 2H पॉजिटिव प्लस A2 नेगेटिव और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा K1 इंटू K2। तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 इंटू 10⁻⁻15 आ जाएगा, ये डी ऑप्शन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है ना, तो ये वाला पार्ट हमने कर ही लिया था, n से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेज टू पावर n चला जाता है। नाउ कम्स होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। देखिए, होमोजीनियस जब सारी स्पीशीज सेम फेज में हो, तो सारी लिक्विड है या सारी गैस है, सारी सॉलिड है, जैसे गैस गैस गैस, लिक्विड 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 लिक्विड, ठीक है, ये आ गया आपकी होमोजीनियस। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, बिकॉज काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है, और जल्दी भी चीज़ें कवर होती हैं बिकॉज सब कुछ पहले से प्लान्ड है, तो यहाँ लिखने में टाइम बर्बाद नहीं होता। ये होमोजीनियस हो गया। एंड हिट्रोजीनियस का मतलब क्या है? हिट्रोजीनियस का मतलब है एक से ज़्यादा फेज प्रेजेंट हैं। जैसे ये सॉलिड है, ये सॉलिड और ये गैस है, 2 फेज प्रेजेंट हो गए। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है, एक से ज़्यादा फेज प्रेजेंट हो तो हिट्रोजीनियस, सारे सेम फेज में है तो होमोजीनियस। देन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? साथ साथ, है ना, कि मैं तो जा ही रहा था साइमल्टेनियसली वो भी जा रहा था,
ठीक है भैया, तो एक इक्विलिब्रियम तो हो ही रहा है, उसके साथ एक और भी हो रहा है। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? व्हेन मोर देन वन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन द सेम कंटेनर, उसी डब्बे में दो अलग अलग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक तो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट अपना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 के साथ हो रहा है, और एक CO2 प्लस कार्बन गिव्स यू कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी अपना चला हुआ है। तो जब एक ही कंटेनर में एक से ज़्यादा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको कहा जाता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अगल बगल में इकट्ठे इकट्ठे चले हुए हैं, वो साथ साथ चले हुए हैं, ठीक है। नाउ फॉर द फॉलोइंग 3 रिएक्शंस 1, 2 एंड 3 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर गिवन, ठीक है, विच द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। CO plus H2 gives you CO2 plus H2, okay, and CH4 plus H2 gives you CO plus 3H2, CH4 plus 2H2 gives you CO2 plus 4H2। चिंता नहीं करनी है हमसे। देखो K1 K2 का उन्होंने मल्टीप्लाई करके देखा हुआ है, तो K1 K2 को अगर मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? आप ऐड कर रहे हो उनको, और K2 रेज टू पावर हाफ, मतलब K2 को आपने हाफ से मल्टीप्लाई करा सेकेंड वाले को, ठीक है, दैट इज इक्वल टू K3। अरे सोचो यार, अब K3 में क्या आपको H2 दो चाहिए, तो ठीक है आप इनको ऐड करना पड़ेगा। K3 में आपके पास दो H2 हैं, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मेरे को दो H2 मिल जाएंगे, तो मेरे को सीधा ऐड करना पड़ेगा ना। फिर K2 रेज टू पावर हाफ क्यों करूंगा मैं, उसको हाफ से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा मैं? तो ये तो गलत हो गया मामला, है ना, ये तो यहीं पर बात गलत होगी। लेकिन K2 इंटू K3 इज इक्वल टू K1, K2 इंटू K3 से क्या हो जाएगा? 2H2O 1H2O, ये तो 3H2O बन जाएंगे, और K1 में तो सिर्फ एक ही H2O है, ये तो नहीं, ये वाला भी मामला गलत हो गया। K3 इज इक्वल टू K1 प्लस K2, तो देखो पहली दो इक्वेशंस को ऐड करो, 2H2O, हाँ जी 2H2O, CH4, हाँ जी CH4, और CO कैंसिल, हाँ जी कैंसिल, 3H2H2 4H2, CO2 CO2, पहली दो इक्वेशंस को ऐड करो, थर्ड इक्वेशन बन गई आपकी, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर वट एवर इट इज, ठीक है, नेक्स्ट, a vessel at 100 Kelvin contains CO2 with a pressure of 0.5 atm। तो we have a vessel जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारे पास, and the pressure is 0.5 atm, okay, now and the temperature is given to be 100 Kelvin। now some of the carbon dioxide is converted into carbon monoxide on the addition of graphite, okay, तो हम ग्रेफाइट ऐड कर रहे हैं कार्बन, तो मतलब ये CO2 प्लस कार्बन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। इफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.8, द वैल्यू ऑफ Kp इज, यार Kp आपको बताया ना मैंने, प्रेशर की टर्म में डिफाइन करोगे तो Kp, कंसंट्रेशन की टर्म में करोगे तो Kc, तो गैसेस के लिए Kp होता है डिफाइन। तो अगर ये ऐसी ये वाली इक्वेशन है आपके पास, रुको उसको अच्छे से लिख देते हैं, अच्छे से, मतलब CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड, ठीक है, गिव्स यू 2CO गैस, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं Kp का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो Kp कितना आ जाएगा? Kp आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO रेज टू पावर 2, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इनटू नथिंग, क्योंकि सॉलिड का कुछ नहीं लेते, सॉलिड क्यों नहीं लेते ना, सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता, ओके। तो ये आ जाएगा आपका, तो ये बोल रहा है कि टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम इज 0.8, ओके फाइन। तो ये तो मैं जस्ट Kp का आपको एक्सप्रेशन बताना था कि क्या आ रहा है यहाँ पे एक्सप्रेशन। तो शुरुआत में CO2 का प्रेशर था 0.5, कार्बन सॉलिड का तो कोई प्रेशर नहीं होगा, हटाओ उसको, ये 0 है, ये 0.5 से x घटेगा, और क्योंकि इसके एक मोल से यहाँ पे 2 मोल बनते हैं CO के, तो इसका x घटेगा तो वहाँ पे 2x बनेगा, तो टोटल, ठीक है, टोटल प्रेशर, ये प्रेशर है 0.5, नंबर ऑफ मोल नहीं है, प्रेशर है ये ATM। तो P टोटल एट इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है? 0.5 माइनस x प्लस 2x, तो 0.5 प्लस x, और ये दिया गया 0.8, तो इसलिए x इज इक्वल टू 0.3 ATM। तो x अगर 0.3 है तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है? 2x, मतलब 0.6, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर 0.6 आ जाएगा, तो यहाँ पर पुट कर लो, कार्बन मोनोऑक्साइड का 0.6 स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना बचेगा? 0.5 माइनस x, मतलब 0.5 माइनस 0.3 0.2, डन, ठीक है, तो हो गया, 2 3 6, 3 इंटू 0.6 1.8, डी ऑप्शन, राइट। चलो नेक्स्ट वन,
एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समय कितना हो गया हमारे को भैया? हमारे को हो गए 45 मिनट पढ़ते हुए। एप्लीकेशन वाला पार्ट कर लेते हैं यार इसको, क्योंकि फिर ना आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है आगे, अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी हमने को करने हैं, तो कर लेते हैं उसको आराम से। देखिए एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहली बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? देखो यार, ये आप रास्ते पे चल रहे हो, भेलपूरी नहीं खा रहे हो, सिर्फ रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है? यहां पर कहीं आपका इक्विलिब्रियम आना है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब तक आप उससे पीछे हो तो आप बोलोगे और आगे जाना है यार, अभी और आगे जाना है। अगर आप आगे चले गए तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, पीछे रह गया भैया, पीछे चलो पीछे चलो। तो जब तक हम उससे पीछे होते हैं हमें आगे जाना है, जब हम आगे निकल जाते हैं तो हमें पीछे आना होता है। हाउ डू यू नो हम कहाँ पे हैं? हमें ये कैसे पता लगेगा कि हम इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे आ चुके हैं, या अभी उससे पीछे हैं, या उससे आगे हैं? देखिए कोई भी रिएक्शन जैसी ये है, ठीक है, रिएक्शन कोशेंट आपको पता ही है, ये रिएक्शन आगे ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी। अब जब हम बोलते हैं ना कि K इज इक्वल टू दिस, हम बोलते हैं ना कि K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C इंटू D रेज टू पावर D अपॉन A रेज टू पावर A इंटू B रेज टू पावर B। फाइन, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन तो ये है। बट जब रिएक्शन शुरू हुआ था, बिल्कुल अभी शुरू ही हुआ था, क्या तब मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं, बट हां तब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। आई कैनॉट से कि तब वाला जो एक्सप्रेशन है उसको मैं के इक्विलिब्रियम नहीं लिख सकता, पर इस एक्सप्रेशन को तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं ना, ऑब्वियसली बिल्कुल कर सकता हूं। तो बड़ा जब रिएक्शन शुरू हुआ था तो प्रोडक्ट तो बने नहीं थे, या बिल्कुल निग्लिजिबल अमाउंट में बने थे। तो रिएक्शन के शुरुआती दौर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, न्यूमरेटर की वैल्यू निग्लिजिबल थी, डिनोमिनेटर की वैल्यू काफी हाई थी, तो ये एक्सप्रेशन क्या था? बहुत कम था। तो बेटा इस एक्सप्रेशन को कहा जाता है रिएक्शन कोशेंट। जैसे IQ होता है ना, इंटेलिजेंस कोशेंट, पता लगता है कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, ये रिएक्शन कोशेंट, ये रिएक्शन के बारे में जानकारी देता है। तो जब रिएक्शन शुरू हुआ होगा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू रफली 0 होगी, क्योंकि प्रोडक्ट बने ही नहीं है। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनना शुरू होंगे C और D की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और A और B की कंसंट्रेशन घटेगी। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये जो Q है, ये बढ़ेगा। तो Q इंक्रीजेज विद टाइम, ठीक है, विद टाइम ही नहीं बोल सकता, विद रिएक्शन प्रोग्रेस। जैसे से रिएक्शन प्रोग्रेस करता है ये Q की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और एक पॉइंट पे इट रीचेज इक्विलिब्रियम। व्हेन इट रीचेज इक्विलिब्रियम देन वी से एट इक्विलिब्रियम वी राइट कि Q अब K बन चुका है। राजू बन गया जेंटलमैन, ठीक है? तो Q अब K बन चुका है इक्विलिब्रियम पे, मतलब Q हमेशा डिफाइन किया जा सकता है। अगर आप इक्विलिब्रियम से आगे भी निकल जाओगे तो मतलब आगे निकलने का मतलब है कि आपने और ज्यादा प्रोडक्ट बना दिए हैं, तो Q की वैल्यू हायर होगी, ठीक है? तो जब आप चले रिएक्शन में, जब तक आप इक्विलिब्रियम पॉइंट से पीछे हो तो आपको कैसे पता लगेगा? आप Q को मेजर करोगे, Q लेस देन K इक्विलिब्रियम होगा तो मतलब अभी पीछे हो। अगर Q ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम आ गया तो आप आगे चले गए भैया, पीछे आओ वापस। और अगर Q इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम है देन यू आर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो एक तो K इक्विलिब्रियम से चलो, पहली चीज तो क्या पता चलती है? अगर K इक्विलिब्रियम की वैल्यू ऐसी है 10 रेज़ टू पावर 4, 10 रेज़ टू पावर 5, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर इतनी हाई हो 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 4, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू बहुत हाई है, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो रिएक्शन बहुत आगे तक जा चुका है, रिएक्टेंट्स बहुत कम रह गए हैं, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। तो K इक्विलिब्रियम की बहुत बड़ी वैल्यू ये बताती है कि भैया तुम रिएक्शन में बहुत दूर तक जा चुके हो, यू आर वेरी क्लोज टू कंप्लीशन। अगर K की वैल्यू ऐसी हो 10 रेज़ टू पावर -3, -2 समथिंग लाइक दैट, अरे बहुत ही कम वैल्यू, बहुत ही कम का मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत लो है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिलेटिवली बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स यू आर इन द बिगिनिंग फेज, तुम शुरुआती दौर में हो रिएक्शन के, रिएक्शन ज़्यादा दूर तक गया नहीं है। एंड अगर K इक्विलिब्रियम की वैल्यू रफली 1, 5, 10 कुछ ऐसी है, इट मीन्स कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही एक एप्रिशिएबल अमाउंट में है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई बहुत कम नहीं है। तो K की वैल्यू से आपको ये पता चलता है कि हम कहाँ तक हैं, बहुत दूर चले गए हैं रिएक्शन में, या बिल्कुल शुरुआत में है, या समवेयर इन द मिडल है, ठीक है? तो व्हेन K इज वेरी लार्ज द रिएक्शन प्रोसीड्स far towards completion. When K is very small,
बहुत कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाए बिल्कुल शुरुआती दौर में, और के जब आपका 1 हो जाता है देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंपेरेबल अमाउंट में, ऐसा नहीं है एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, कंपेरेबल होंगे। देन प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मैंने कहा कि आपको बेटा पहुंचना तो इक्विलिब्रियम पे है हमेशा। अभी आप कहां पर हो, कैसे पता लगेगा आपको, क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको के से कंपेयर करेंगे। अगर वो लेस देन के आ रहा है तो मतलब आप पीछे हो, तो आपको आगे जाना है। अगर क्यू ग्रेटर देन के आ रहा है तो आप आगे निकल चुके हैं इक्विलिब्रियम से, आपको पीछे आना है। तो अभी रिएक्शन आगे जाने की कोशिश में है या पीछे आने की कोशिश में है, ये आपको क्यू मेजर करने से पता चलता है। क्यू को मेजर करो, कैलकुलेट करो और के से कंपेयर करो। तो रिएक्शन क्वोशिएंट को जब हम के से कंपेयर करते हैं तब हमें पता लगता है कि भैया अभी रिएक्शन किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो व्हेन क्यू सी इज ग्रेटर देन के सी, आप आगे निकल चुके हो, प्रोडक्ट ज्यादा बन चुके हैं, तो भैया बैक आइए, राइट से लेफ्ट की तरफ आइए। क्यू लेस देन के सी है, प्रोडक्ट उतना नहीं बना इतना बनना था, रिएक्टेंट ज्यादा पड़े हैं, तो फॉरवर्ड जाइए। क्यू सी इज इक्वल टू के सी, तो भैया आप इक्विलिब्रियम पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना सामान यहीं उतार दें, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिनोट करते हैं हम अल्फा से मोस्टली। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब सिंपल ही यार, एक मोल में कितना अमाउंट टूट चुका है, दैट इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। या 100% में से कितना परसेंट टूटा है, 40%, 30%, 20%, जो भी है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे होती है, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव गॉन, दैट हैव लाइक डिसोशिएटेड, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना डिसोशिएट हुआ है डिवाइड बाय ओरिजिनली कितना था। जैसे मान लीजिए डिसोशिएट हुआ है 20, ओरिजिनली था 100, तो कितना आएगा, 0.2 आएगा ना ये। हाँ, तो 0.2 का मतलब हो कि 1 में से 0.2 जा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई रिएक्शन लिखते हैं, जैसे लिखिए A गिव्स यू 2B प्लस C, तो अगर आपको अल्फा के अकॉर्डिंग चलना है तो 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका इनिशियल नंबर ऑफ मोल 1 है, ये 0, तो 1 माइनस अल्फा, और इसके 2 मोल बन रहे हैं तो ये 2 अल्फा, और ये 1 मोल है तो ये अल्फा, ऐसे लिखेंगे। तो ये तो हो गया। चलिए अगर आपको अब अगर मान लीजिए हमें n मोल दिए हुए हैं या 3 मोल दिए हैं, 1 में से तो अल्फा में घटा देता हूँ, 1 में से अगर अल्फा गए तो 2 में से कितने गए, 2 अल्फा, 3 में से कितने गए, 3 अल्फा, n से कितने गए, n अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पे n मोल लेता हूँ इनिशियली, तो n से कितने घटेंगे, n अल्फा, और उसको आप लिखते हो n इंटू 1 माइनस अल्फा। तो बेटा देखो, इसका 1 मोल b के 2 मोल देता है, तो जब इसके n अल्फा घटेंगे तो b के कितने बनेंगे, 2n अल्फा, और c के कितने बनेंगे, n अल्फा। तो ऐसे लिखना है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मसला, ठीक है। चलो अभी काम करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तक ही रखते हैं क्योंकि 1 घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर एक आध दो चीजें और भी चर्चा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। ओके, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड कीप शेयरिंग कैनवस क्लासेस विद ऑल योर फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लग रहा है, बिकॉज मेरी पूरी मेहनत और मेरा पूरा एफर्ट इसी में कि आपको अच्छा लगे, आपको मजा आए पढ़ने में, ठीक है, दैट इज वाई। और अभी तो ये लिए क्रैश कोर्स है, अभी और भी बहुत सारे कोर्सेज आएंगे कैनवस क्लासेस के ऊपर, बहुत सारे कोर्सेज आएंगे और इतने अमेजिंग आएंगे कि जो बच्चों को कुछ को लगता नहीं और ऑनलाइन में उतना मज़ा नहीं आता, आपको मज़ा भी आएगा, एफिशिएंसी भी आप देखेंगे, आपकी पढ़ाई में एफिशिएंसी बेटर हुई है, परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव हुई है, ठीक है, नॉलेज आपका इंप्रूव हुआ है, और कम समय में ये सब कुछ हुआ है ताकि आपके पास रिलैक्स करने का, खेलने का, हर चीज़ का समय बचेगा। तो ऑनलाइन बहुत अच्छा है प्रोवाइडेड उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए, राजन की टाइम बर्बाद करते रहो उसके ऊपर, ठीक है। तो मैं जिस तरह से कंटेंट को बना रहा हूँ उसका पर्पज़ ये है कि बच्चे को सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो काम की वो भी मिले, वो सीखे, एंजॉय करे और उसके पास टाइम बचे उसके बाद पढ़ने का, रिलैक्स करने का, ठीक है। एंड वी विल टेक दिस टू अनदर लेवल। अभी तो ये कुछ भी नहीं, शुरुआत है ये, ओके। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो विल गो लॉन्ग 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 वे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट, बाय।